आपके लिए लाई हूँ अम्मा, आपने भी तो कुछ नहीं खाया। मैं खा चुकी हूँ बेटा, ये तुम ही खाओ, मुझे मालूम है तुमने कुछ नहीं खाया होगा। वो थकावट से मुस्कुराई तो महमल ने लम्हा भर को अपनी माँ को देखा। सादा घिसे हुए कॉटन के जोड़े में सफ़ेद हुए बाल और झुर्रियों ज़दा चेहरे वाली उसकी थकी थकी बेज़रर सी माँ, जो वाकई उस आलीशान कोठी की मालिकन होते हुए भी मुलाज़मा लगती थी। दिल बुरा मत किया करो महमल, अल्लाह का नाम लेकर खा लो बेटा। मुझे गुस्सा आता है इन लोगों पे अम्मा। बाहर ताई मेहताब के बोलने की आवाज़ अभी भी बराबर आ रही थी। वो अब शोर करके जाने किस किस को बता रही थी। नाशुक्री मत करो बेटा, उन्होंने रहने के लिए हमें छत दी है, सहारा दिया है, तो एहसान नहीं किया। मेरे बाप का घर है, इसे अब्बा ने हमारे लिए बनवाया था। ये बिजनेस, ये फैक्ट्रियाँ, ये सब अब्बा ने खुद बनाया था। सब कुछ अब्बा ने हमारे नाम किया था। बेटा तुम्हारे अब्बा अब जिंदा नहीं है महमल, वो अब कहीं भी नहीं है। वो जैसे थक कर कह रही थी और वो उन्हें देख रही थी। फिर सर झटक कर लिफाफा उठाया। नान सख्त हो गया था और कबाब ठंडा। वो बेदिली से लुक़मे तोड़ने लगी। ये ठंडा बेलज़्ज़त खाना खाकर वो कुछ देर ही सो पाई थी कि ठाह की आवाज़ के साथ कमरे के दरवाजे से फुटबॉल टकराया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। बाहर दीवारों पे फुटबॉल मारने की आवाज़ें बराबर आ रही थी। कुछ नींद टूटी थी। वो बुरा सा मुंह बनाए जुमाए रोकती उठी, स्लीपर पहने और हाथों से बाल लपेटते दरवाज़ा खोला। उसका और मुसर्रत का मुश्तरका कमरा दरअसल किचन के साथ मुल्हिका स्टोर रूम था। बहुत छोटा ना बहुत बड़ा। अरसा पहले इसे काठ कबाड़ से खाली करवा के इन दोनों को इधर मुंतकिल कर दिया गया था। उसके साथ बाथरूम ना था, इसलिए उनको लाउंज पार करके गेस्ट बाथरूम की तरफ जाना पड़ता था। बाहर लाउंज में नाइमा चची के छोटे माज और मुइस फुटबॉल इधर उधर मारते दौड़ते फिर रहे थे। अबे ओ, तमीज नहीं है तुम लोगों को? देख के खेला करो। सो रही थी मैं, नींद खराब कर दी मेरी। किचन के खुले दरवाजे पे खड़ी अंदर किसी से बात करती नाइमा चची फौरन मुड़ी। क्या अब मेरे बच्चे खेलें भी ना? तुम्हारा तो काम ही सोना है, न दिन देखना न रात, हर वक्त बिस्तरी तोड़ती रहती हो। हाँ, तो मेरे बाप के पैसे से ये बिस्तर आए थे, तोड़ूं या फोड़ूं मेरी मर्जी। अब्बा की डेथ से पहले असद चचा तो गालिबन बेरोजगार थे ना। वो भी महमल थी। सारे हिसाब फौरन चुकाकर बेनियाजी से बाथरूम की तरफ चली गई और इधर नाइमा चची बुड़बुड़ाती रह गई। मुँह हाथ धोकर उसने अपने सिल्की भूरे बाल दोनों हाथों में समेटकर ऊंचे किए और पोनी बांधी। बहुत ऊंची सी भूरी ये पोनी टेल उस पे बहुत अच्छी लगती थी। वो जरा भी सर हिलाती तो ऊंची पोनी साथ ही गर्दन के ऊपर झूलती। उसकी आंखें कांच सी सुनहरी थी और हल्का सा काजल भी उनको दहका देता था। वो बिला शुबा घर की सबसे हसीन लड़की थी, इसीलिए तो जलती हैं ये सब। उसे हंसी आ गई। एक नज़र खुद पे डाली। जीन्स के ऊपर खुला सा कुर्ता और गर्दन के गिर्द लपेटा दुपट्टा, मफलर की तरह एक पल्लू सामने को लटकता और दूसरा कमर पे गिरता। वो वाकई सबसे मुनफरिद थी। किचन में ताई मेहताब नगेट्स निकाल कर मुसर्रत के सामने रख रही थी, जो बहुत ताबेदारी से एक तरफ चाय का पानी चढ़ाकर दूसरी तरफ कड़ाही में तेल गरम कर रही थी। इस पर नजर पड़ी तो नगेट्स रखते हुए जरा लापरवाही से गोया हुई। ये बच्चों के लिए फ्राई कर दो मुसर्रत, अब हर कोई तो बाहर से मुंह मारकर नहीं आ जाता ना। बचा फरमाया ताई अम्मा, यहाँ तो लोग घर के अंदर ही दूसरों के माल पे मुंह मारते हैं। वो इत्मीनान से कहकर कूलर से पानी का गिलास भरने लगी। अरे लड़की, जबान को संभालो तुम। तौबा है, हमारी बेटियां तो कभी ऐसे हमारे आगे ना बोली। आप बुरा मत माने भाभी बेगम, मैं समझा दूंगी इसे। घबरा कर मुसर्रत ने एक मुल्तजी निगाह महमल पे डाली। वो कंधे उचकाकर खड़े खड़े पानी पीने लगी। समझा देना बेहतर होगा। इस पर एक तनफ्फुर भरी निगाह डालकर ताई मेहताब बाहर चली गई।
नाइमा चची पहले ही जा चुकी थी। अब मुसरत और महमल ही किचन में रह गई थी। अब यकीनन बर्तन भी आपको ही धोने होंगे अम्मा, है ना? धो भी दूं तो क्या है, इनके एहसान कम है हम पे क्या? वो मसरूफ सी एक एक करके नगेट्स कढ़ाई में डाली जा रही थी। महमल ने गहरी सांस ली और आस्तीने मोड़कर सिंक की तरफ मतवज्जे हुई। उसे इल्म था कि अगर वो ना करेगी तो मुसरत को ही करना होगा, और अभी तो उन्होंने रात का खाना भी तैयार करना था। रहने दो बेटा, मैं कर लूंगी। अरे अम्मा, मुझे पता है आप कर लेंगी, मगर मैं भी उन लोगों पे ज़रा एहसान करना चाहती हूँ। वो बर्तन धोकर फारिग हुई तो मुसरत ट्रॉली भर चुकी थी। महमल, ये बाहर ले जाओ, सब लॉन में होंगे। वो बिना एहतजाज किए ट्रॉली घसीटने लगी। लॉन में रोज़ शाम की तरह कुर्सियाँ लगी थीं। आगा करीम अखबार खोले देख रहे थे, साथ ही मेहताब ताई और नाइमा चची बातें कर रही थीं। दरअसल नाइमा चची सबसे छोटे चचा असद की बीवी थी, जो करीब ही बैठे गफरान चचा से कुछ कह रहे थे। गफरान चचा और महमल के अब्बा आगा इब्राहिम जुड़वा थे। आगा इब्राहिम उनसे बड़े और असद चचा चारों भाइयों में सबसे छोटे थे। गफरान चचा की बेगम फिजा चची बरामदे में खड़ी अपनी बेटी को आवाज दे रही थी। उसे ट्राली लेकर आता देखकर मुस्कुराई। अरे महमल मेरी जान, तुम अकेले लगी रही, निदा या सामिया को कह देती, तुम्हारी हेल्प ही करवा देती। फिजा चची नाइमा और मेहताब की तरह ज़बान की कड़वी न थी, बल्कि इतनी मीठी थी कि जब ये मिठास अपने लबों से दूसरे के हलक में उंडेलती तो वहाँ खांटे उग जाते। इट्स ओके, वो भी मुस्कुराकर ट्रॉली आगे ले आई। अब क्या कहती कि निदा और सामिया ने पहले कौन से काम किए थे जो अब कर लेती। अगर वो उन्हें बुलाती तो फौरन चली आती, एक दो चीज़ें पकड़ाती, चूल्हा जलाती, बातें भगाड़ती और फिर आहिस्ता से खिसक जाती। खैर, इसके बाद लॉन में फिजा चची सबको एक एक चीज़, ये चक्की मेरी सामिया ने बनाई है और मेरी निदा के हाथ में तो बहुत जायका है, कहकर पेश करती। इस पे मेहताब ताई उनकी तारीफ तो ना करती, मगर मुसरत और महमल को काहली के वो ताने मिलते कि इस वजह से महमल ने कभी भी उन दोनों को बुलाने की गलती ना की थी। मगर फिजा चची की ये मीठी जुबान ही थी कि ना वो कभी उनको पलट कर जवाब दे सकी, ना ही कुछ जता सकी। वो मौका ही नहीं देती थी। अरे लाओ लाओ, जल्दी करो, दोनों माँ बेटियाँ लगती हैं, लेकिन फिर भी इतना टाइम लगा देती हो तुम दोनों। ताई, आप कोई मुलाजमा क्यों नहीं रख लेती? फिर कम से कम आपको हम माँ बेटी पे चिल्लाना तो नहीं पड़ेगा। वो तेजी से कहकर ट्रॉली वहीं छोड़े वापस चली गई। सब बातें छोड़कर इधर उधर देखने लगे। अरे भाई, एहसान का तो ज़माना ही नहीं रहा। भाई ने ट्रॉली अपनी तरफ खींची। आगा करीम निगाहें चुराकर फिर से अखबार में गुम हो चुके थे और कहानी ऐसे ही चलती रही। वो वापस किचन की तरफ आई तो फवाद तेजी से सीढ़ियां फलांगता नीचे आ रहा था। चाय लग गई? आखिरी सीढ़ी उतरते मसरूफ से अंदाज में कहते वो कलाई पे घड़ी बांध रहा था। स्नैक्स ले गई हूँ, अभी चाय लाती हूँ। वो ज़्यादा गौर से सुने बगैर बाहर निकल गया। महमल ने रुक कर लम्हा भर को उसे जाते देखा। वो मेहताब ताई का बड़ा बेटा था। हन्नान वसीम उसके बाद थे और सिद्रा और महरीन सबसे छोटी थी। फवाद आगा जान के ऑफिस जाता था। ऊंचा, लंबा, खुश शक्ल तो था ही था, मगर ड्रेसिंग और दौलत की चमक दमक ने उसे मजीद पुरकशिश और हैंडसम बना दिया था। खानदान का सबसे पॉपुलर लड़का, जिसपे हर लड़की का दिल और लड़की की माँ की नज़र थी। निदा और सामिया हो या नाइमा की मगरूर नखरेली आरज़ू, सब फवाद के आगे पीछे फिरती। रज़िया पुप्पो तो अपनी अकलौती फाइका के लिए कभी फवाद को डिनर पे बुला रही हैं तो कभी फाइका अंडों का हलवा बनाकर उसके लिए ला रही है। फवाद मीठा शौक से खाता था, सो ये लड़कियां माओ के बनाए को अपना कहकर बहुत शौक से पेश करती थी। मगर वो भी सद्दाका बेनियाज था। अपनी अहमियत का एहसास था कि बेनियाजी और उतराहट कम ही नहीं होती थी, और वही तो था जिसपे मेहताब ताई गर्दन ऊंची करके फिरती थी। वरना हन्नान तो बामुश्किल एफए करके दुबई ऐसा गया कि ना तो फिर खत पत्र लिखा, ना ही फूटी कोड़ी घर भेजी। तालीमी रिकॉर्ड उसका इतना बुरा था कि ताई कड़ाहती रहती थी।
मगर ये वसीम था जिसने ताई और आगा जान का हर जगह सर शर्म से झुकाया था। नालायक, निकम्मा, एफए में 2 बार फेल होकर पढ़ाई छोड़कर आवारा गर्दी में मशगूल, सिगरेट का आदी, और कहने वाले तो दबे लफ्ज़ों में कह भी देते थे कि इन गलियों का भी पुराना शनासा है जहां दिन सोते और रातें जागती थी। खैर वो सर झटक कर किचन में आई तो मुसर्रत जल्दी जल्दी कपड़े से स्लेब साफ कर रही थी। उनकी प्याली में आधा कप चाय पड़ी थी। उनसे कुछ कहना वाकई में बेकार था। उसने ट्रे उठा ली। लॉन में फिजा चची के साथ वाली कुर्सी पे फवाद बैठा था और मुस्कुरा कर बहुत तवज्जो से कुछ उसे वो बता रही थी और वो लापरवाही से सुन रहा था। यकीनन निदा या सामिया की खूबियों का कोई किस्सा होगा। महमल उसके कप में चाय उंडेल रही थी कि वो कह उठा, अब मेरे कप में चीनी मत डालना। नहीं डाली। वो पंजों के बल घास पे बैठी सबको चाय उठा कर दे रही थी। अरे बेटा, चीनी क्यों नहीं पी रहे? फिजा चची बहुत ज्यादा फिक्रमंद हूँ। यूं ही कुछ वेट लूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, इतने तो स्मार्ट हो, और क्या लूज करोगे? आरजू इसी पल सामने वाली कुर्सी पे आ बैठी थी और कहने लगी, मेरी चाय में आधा चम्मच चीनी। महमल। सारे खानदान वाले चलते फिरते ड्रामाई थे।